हेलो बच्चों पार्टी, नमस्ते आप सभी को। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है एकता सोनी और आज हम करेंगे लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट। और इसी के साथ आज हम पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 आई होप सो कि आपने लगा लिए होंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जल्दी से जाके चेक करिए, आपको लिंक्स मिल जाएंगी दोनों ही लेक्चर्स की। आई वुड सजेस्ट कि इस लेक्चर को देखने से पहले वो 2 लेक्चर्स आपने देख लिए हो, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, ये बिल्कुल मैंने जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं वो भी इंक्लूड करते हुए पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है? क्योंकि एनटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है कि उन्होंने नीट का सिलेबस रिड्यूस किया है कि नहीं किया है। तो अभी के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा सिलेबस आ रहा है, उसी हिसाब से मैंने आपको टॉपिक कवर करवाए हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। हर्बेरियम क्या होता है, बोटानिकल गार्डन क्या होता है, कीज क्या होती है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। एंड उससे पहले मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ हायरार्की, जिसे किंगडम से लेके स्पीसीज तक की पूरी हायरार्की कैसे होती है, बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। फटाफट से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की सारी वीडियोस के लिए। नीट से रिलेटेड सारी टाइप के अपडेट्स एंड नीट से रिलेटेड जितना भी एकेडमिक कंटेंट होता है, मोटिवेशन होता है, सब कुछ आपको इसी जगह पे मिलेगा इस चैनल पे। तो आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारी क्लास की ना बच्चों एक रूल होता है ना। अगर कोई भी बच्चा पहली बार देख रहा है इस क्लास को, तो हमारे क्लास का एक रूल होता है। हमारे क्लास का रूल है कि भाई जब भी हम कोई भी लेक्चर पढ़ रहे होंगे, प्रीवियस लेक्चर का एक बार रिकैप जरूर लेंगे। ठीक है, तो आपको ना पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो दैट मीन्स कि आप एक कोचिंग में इनरोल कर रहे हो, मतलब आप एक कोचिंग ले रहे हो, है ना। क्योंकि चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिलता है। चलो, तो हम लेक्चर नंबर 1 से ही पूरा शुरुआत करके रीकैप करते हैं। जो बच्चा नया आया है वो रिलेट कर पाए, ताकि एनसीईआरटी आप खोलकर बैठ सकते हैं। लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो बच्चों, हमने डे 1 जब हमारा लेक्चर नंबर 1 था तब मैंने आपको बताया था कि लिविंग बीइंग क्या होते हैं। तो लिविंग बीइंग के बारे में हमने बातें कर ली थी, नॉन लिविंग बीइंग्स के बारे में बातें कर ली थी, है ना। उसके बाद में फीचर्स बताए थे मैंने। 2 फीचर्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। डिफाइनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डिफाइनिंग फीचर वो फीचर्स होते हैं बच्चों जो कहाँ पे मिलते हैं, जो मिलते हैं बच्चों सिर्फ लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं मिलते हैं, पहली बात। और लिविंग बीइंग्स में भी मिलेंगे तो विदाउट एनी एक्सेप्शन मिलेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं होगा वहां पर उसका। तो वो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में मिलते हैं। इसके बाद में हमने बात कर ली थी इन 4 फीचर्स की, जिसका एक बहुत प्यारी सी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, जीएमसी रे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रे, है ना। तो ये चारों ट्रिक आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में से 2 कैरेक्टरिस्टिक, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये दोनों क्या थे, डिफाइनिंग फीचर थे। एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। अब मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि ये लिविंग बीइंग है। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग्स में मिलते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स में नहीं मिलते हैं। और लिविंग बीइंग्स में भी विदाउट एनी एक्सेप्शन मिलते हैं। इसलिए अगर आपसे कोई भी पूछे कि डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, 4 ऑप्शंस दिए हो, तो 4 अगर ये चारों ऑप्शंस दिए हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 में से किसको टिक करूं। तो आपको पहले ऑप्शन किसको रखना है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है तो पहली प्रायोरिटी के साथ उसको टिक कर दो। अगर मेटाबॉलिज्म ऑप्शन में नहीं है, कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस को टिक कर दो। ठीक है, लेकिन दोनों है तो आपको मेटाबॉलिज्म को जिताना पड़ेगा रेस के अंदर। ठीक है, ग्रोथ के बारे में बात कर ली थी। यूनिसेल्युलर में सिनोनिम्स होता है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। एंड उसके बाद में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं होता। मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शंस होती है जो बॉडी के अंदर चल रही होती है। कॉन्शियसनेस के बारे में हमने बात कर ली थी। फिर हमने कल के लेक्चर में बात करी थी, लेक्चर नंबर 2 में बच्चों, डाइवर्सिटी के बारे में, कि हमारी धरती पे कितने टाइप के स्पीसीज प्रेजेंट है ना। नंबर ऑफ स्पीसीज 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है। एंड उसका हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जितनी भी स्पीसीज हम उनको क्लासिफाई करेंगे, उस क्लासिफिकेशन करने वाली बायोलॉजी की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो कोई भी पूछे टेक्सोनॉमी क्या होता है, टेक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन करना है हमें उस ऑर्गेनिज्म का, आइडेंटिफाई करना है उसे, और उसको उसका नॉमेनक्लेचर करना है ना। तो 3 स्टेप्स हमने इसमें बेसिकली पढ़े थे टेक्सोनॉमी के। पहले तो हम उसको क्या करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे कि भाई उसके कैरेक्टर्स कैसे हैं, है ना। पहले तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है वो करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उसको करेक्ट डिस्क्रिप्शन से, देन उसको क्लासिफाई करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे उसकी, एंड उसके बाद नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब ये चीजें अगर समझ नहीं आ रही हो तो लेक्चर नंबर 2 जरूर लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हमने कल बात करी थी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि हमारे बायोलॉजी के जो पंडित है यहाँ पर, पंडित कौन थे, कैरोलस लीनियस। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से उन्होंने बोला
कि इसी तरीके से नेमिंग होनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं, पहला नाम जो होता है वो उसकी जीनस को शो करता है, दूसरा उसकी स्पीसीज को शो करता है। जैसे मेरा नाम है एकता सोनी, है ना, इसके अंदर नहीं मैं बता रही हूँ, ये साइंटिफिक नेम के ऊपर ये चीज लागू होती है, मेरे नाम पे लागू नहीं होती है, बट स्टिल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा पहला नाम लेट्स सपोज जीनस शो करता है, दूसरा नाम स्पीसीज शो करता है। ये चीज मेरे नाम पे अगेन मैं बता रही हूँ लागू नहीं होती, ना मेरे पे ना आपके पे। हमारा सबका नाम, हम एक स्पीसीज है ह्यूमन बीइंग और उनका नाम है होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लागू होता है। होमो है जीनस, सेपियंस है स्पीसीज, समझ रहे हो। तो ये आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। आईसीबीएन कब करता है, जो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी नेमिंग आईसीबीएन के जिम्मे आती है, आईसीजेडएन के जिम्मे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी नेमिंग आती है। एंड इसके बाद में बच्चों देखो आम के बारे में हमने बात करी थी, मैंजीफेरा इंडिका जो है वो इसका नाम होता है साइंटिफिक नेम। सबसे पहले देखो क्या चीज नोटिस करोगे, ये क्या है जीनस और ये क्या है स्पीसीज, ये जीनस है ये स्पीसीज है। जीनस का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आता है, स्पीसीज में हमेशा स्मॉल आता है ना। उसके बाद में ये तिरछे वर्ड इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, कभी भी सीधे नहीं लिखे जाते, हमेशा इटैलिक्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक भाषा फॉलो करी जाती है, लेटिन भाषा। इंग्लिश नॉर्मल नहीं है, ये लेटिन भाषा है और लेटिन भाषा में हमेशा कैसे लिखते हैं, इटैलिक्स में। कॉपी में अगर आपको लिखना हो तो इटैलिक्स नहीं लिख सकते हो, तो कैसे लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, सीधा सीधा लिख दो वर्ड, उसके नीचे ऐसे अलग अलग अंडरलाइन, पहले इसके नीचे फिर इसके नीचे। इस तरीके से हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से बच्चों पढ़ते हैं। अब आज हम बात करेंगे एड्स के बारे में, टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वो बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको टेक्सॉन के बारे में समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझना कि टेक्सॉन एक्चुअली क्या होता है। देखो टेक्सॉन जो होता है ना बच्चों, एक ग्रुप होता है। अब हमारे पास ना, हमने बात करी कि हमारे पास 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं। अब उनको हर एक ऑर्गेनिज्म को पकड़ पकड़ के तो नहीं उनको कर सकते, हम देख सकते कि भाई तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, तेरे ऊपर क्या लागू हो, तो तेरे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इतना तो टाइम भी नहीं है किसी के पास, ना ही इतनी हमारा दिमाग चलता है कि हम सबको एक साथ में ही एक एक करके सारी चीजों के बारे में याद रखें, उनके बारे में इतना तो हमारे पास टाइम नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग, है ना। जैसे शादी के कार्ड पे क्या होता है कि लेट्स सपोज मैं सोनी हूँ, ठीक है, मेरे घर में भी शादी है अभी, है ना, ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, नहीं जोक तो नहीं था वैसे, तो लेट्स सपोज कि मैं सोनी हूँ, ठीक है, या आप हो सकते हो शर्मा हो, वर्मा हो, जो भी हो, गुप्ता हो, है ना। किसी घर में भी शादी है तो क्या लिखा होता है, गुप्ताज एंड फैमिली, सोनीज एंड फैमिली, है ना। तो अब सबका एक एक करके नाम थोड़े ना दिया हुआ है, ऊपर सबसे लिखा गया था सोनी एंड फैमिली वेलकम्स यू, है ना। तो वही ग्रुपिंग हो गई कि आर फैमिली वेलकमिंग यू, राइट। वैसे ही वेलकम, वैसे ही एक ग्रुपिंग होती है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लेट्स सपोज कि ये एक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये एक ग्रुप है, बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स हैं और वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी शो करते हैं। जैसे सोनी एंड फैमिली, मेरे और मेरी फैमिली, हमको मिलाएंगे तो हम एक फैमिली है, राइट। हम सबको एक एक नहीं बोलेंगे कि यार ये ऐसे थोड़े ना बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे हम एक फैमिली है। अब उस फैमिली में मेंबर्स हैं बहुत सारे, लेकिन उन मेंबर्स में सिमिलैरिटी है, क्या, सोनी है हम सब लोग, एंड हमारी जो है एक हायरार्की है, ठीक है। तो हायरार्की क्या होती है वो सारी समझाऊंगी मैं, बट फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ग्रुप है और ग्रुप में जो भी लोग हैं वो आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं, है कि नहीं। तो और ऐसे ही मान लो गुप्ताज फैमिली है, उनकी भी एक सिमिलैरिटी है, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं और ये सिमिलर, आपस में सिमिलर हैं, है ना। ऐसे ही कोई और अग्रवाल फैमिली या फिर शर्मा फैमिली, वर्मा फैमिली, जो भी फैमिली वो है। तो इस तरीके से बच्चों ग्रुपिंग करी है। तो ये ऑर्गेनिज्म इस एक ग्रुप में है, ग्रुप नंबर ए, ये ऑर्गेनिज्म ग्रुप नंबर बी में है, ये ऑर्गेनिज्म ग्रुप नंबर सी में है। तो मैं टेक्सॉन किसको बोल रही हूँ मैम, आप तो इतना बताओ कि टेक्सॉन है क्या। तो ये ग्रुप नंबर जो ए है ना, इसको मैं एक ग्रुप को मैं क्या बोलूंगी, ये है टेक्सॉन। टेक्सॉन नंबर 1 मैं बोल सकती हूँ। ये एक ग्रुप है, ये भी क्या है, एक टेक्सॉन है ना। ये ग्रुप है, ये भी क्या है, टेक्सॉन है। अच्छा, तो टेक्सॉन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ जी यही होता है। तो मैम ये क्या है, हम पढ़ लिए हैं, आप इतनी देर से जो बोल रही हो ना, हम पूरी लाइन पढ़ लिए हैं। टेक्सा क्या होता है, तो देखो सारी की सारी फैमिलीज को मिला के एक जगह इकट्ठा कर दूं मैं, सोनी, गुप्ता, वर्मा, शर्मा सारी आ गई एक जगह पे। अब मैं बोलूंगी यहाँ कौन कौन है, तो मैं एक एक नहीं बोलूंगी, सोनी फैमिली, वर्मा फैमिली, गुप्ता फैमिली, है ना, इनके नाम अलग अलग से तो नहीं लूंगी। तो क्या बोलूंगी मैं यहाँ पे, जितने भी लोग आए हुए हैं उनको एक पर्टिकुलर एक सिंगल नाम दूंगी, वो क्या है, टेक्सा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। जितने भी टेक्सॉन्स हैं, टेक्सॉन 1, टेक्सॉन 2, टेक्सॉन 3, इन सबको मिला के एक
प्लूरल वर्ड टेक्सा, जैसे कि एक गर्ल को हम गर्ल बोलते हैं, मल्टीपल गर्ल होती तो गर्ल्स बोलते हैं, है ना। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म तो आपको आती होंगी, तो बचपन में पढ़ी है हमने। तो वही है कि सिंगुलर फॉर्म होती है टेक्सॉन और प्लूरल होता है टेक्सा। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, टेक्सॉन। अब हम आगे चलते हैं बच्चों हायरार्की समझने के लिए। हायरार्की समझने से पहले ना मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। हायरार्की का मतलब देखो यार ऐसा होता है, जैसे कि मान लो तुम हो, ये तुम हो, ठीक है। तुमसे अगर हमारे घर में देखे हम, पीढ़ी होती ना हमारी, जैसे अगर ये तुम हो तो तुम्हारे पापा, ठीक है, तुम्हारे पापा के भी कोई पापा हैं, तुम्हारे दादाजी, और इनके भी कोई पापा रहे होंगे, तुम्हारे परदादाजी, है ना, सरदादाजी, है ना, जो भी मैं कुछ भी बोल रही हूँ। इसके बाद में और एक जनरेशन आएगी, तो मतलब जनरेशन टू जनरेशन चलता जा रहा है ना ये, है ना। आप पता नहीं कौन सी पीढ़ी होगी अभी, 5वीं 6वीं कौन सी पीढ़ी है हमें नहीं पता, बस ये जनरेशन है। ये जनरेशन को ही हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हायरार्की। अब सोचो तुम यहाँ पे तुम हो तो तुम किससे ज्यादा सिमिलैरिटी रखते हो? अगर मैं अपने आप को मैच करूं तो मैं अपने खुद के पेरेंट्स से मैच ज्यादा होंगी शक्ल में और बिहेवियर में, या फिर अपने दादा दादी से ज्यादा मैच होंगी? ज्यादा मैच कहाँ पे होंगी? मैं अपने पेरेंट्स से होंगी ना, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड मेरे पेरेंट्स हैं मुझसे, देन में से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर ग्रैंड के भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं मुझसे रिलेटेड, लेकिन ये बहुत क्लोजली नहीं है मुझसे, है ना। तो अगर मैं अपने दादाजी से अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैं कम सिमिलैरिटी मेरे दादाजी से रखूंगी। मैं अपने परदादाजी से सिमिलैरिटी मतलब मैच करने की कोशिश करूँ तो बहुत कम सिमिलैरिटी आएगी, है ना। लेकिन वही अगर मैं अपने पापा से सिमिलैरिटी देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ज्यादा सिमिलैरिटी मुझे देखने को मिलेगी। तो बात ये है बच्चों, जितना छोटा ग्रुप होता है वो छोटा ग्रुप सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी रखता है अपने क्लोजली रिलेशन से, और जो दूर होता है उससे कम सिमिलैरिटी रखता है ना। ये एक लाइन याद हो गई आपको, ये तो सिंपल सी बात है। एक और एग्जाम्पल हम बढ़िया सा लेते हैं, चलो हायरार्की को समझते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल बच्चों, मान लो कि तुम्हारे ना 100 बच्चों की क्लास है ना। मुझे क्या करना है ना, उन बच्चों की क्लास में बच्चों, ये जो 100 बच्चे हैं ना, इनके अंदर मुझे एक रिया नाम की लड़की को ढूंढना है। इसको ढूंढना है रिया नाम की लड़की को। अब वो लगे मैम उड़ रहे हैं हमको रिया नाम की लड़की, हमसे पूछे ना, लड़के बोलेंगे अभी कमेंट्स में आके, हमसे पूछे ना रिया नाम की लड़की कहाँ मिलेगी अभी, है ना। हम बताएंगे क्योंकि हम अभी तो वही देख रहे हैं, है ना। लेकिन जोक्स अपार्ट, हमें रिया नाम की लड़की को ढूंढना है। अब मान लो कि मुझे ऐसे बोला गया कि दिल्ली की कोई एक लड़की है रिया नाम की लड़की, वो ना बस आपको मुझे उसके कुछ फीचर्स मुझे बताए जाएंगे कि कुछ ऐसी सी दिखती है और आपको बस उसको ढूंढ के आना है। तो मैं क्या करूंगी, इस रिया नाम की लड़की को ढूंढने के लिए दिल्ली जाऊंगी। सिंपल सी बात है, चलो भाई एक टिकट कटवा लेते हैं दिल्ली की और चलते हैं। चल दिए दिल्ली। अब दिल्ली में पहुंच गई हूँ, अरे दिल्ली तो मैं पहुंची नहीं, दिल्ली पहुंचते चलिए। ये है मेरा दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली में तो बहुत सारी रिया हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना वो एक ही रिया हो, बहुत सारी रिया हो सकती है। पर मुझे जो रिया चाहिए है वो मुझे दिल्ली में ढूंढनी है। मुझे कौन सी रिया चाहिए, उसके कुछ फीचर्स मुझे बताए गए होंगे डेफिनेटली, है ना। उन्हीं के हिसाब से मैं ढूंढना शुरू करूंगी। तो सबसे पहले मैं आ गई दिल्ली में। अब मुझे ना, मैंने अपने जो भी मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दिल्ली में ऐसी लड़की है रिया नाम की, है ना, ये यहाँ है, तो मैं उससे इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, ठीक है। मैं कॉल घुमाऊंगी, हाँ भाई मैं दिल्ली में आ गई हूँ, अब मुझे बताइए कहाँ जाना है, कहाँ पे दिल्ली में लड़की मिलेगी? कैनॉट प्लेस पे, लाजपत नगर में, या इधर उधर कहीं आइसक्रीम खाती हुई कहीं, तो कोई तो एरिया होगा जहाँ पे जाऊँ मैं, क्योंकि इतना बड़ा दिल्ली तो रिया तो कोई भी हो सकती है। तो उसने बोला कि ठीक है, दिल्ली में रिया नाम की जो लड़की जो हमें ढूंढनी है वो सरोजनी नगर में शॉपिंग कर रही है ना। अब लड़कियों का ना काम ही ये होता है शॉपिंग करना, है ना। खासकर जब वो लड़कियां दिल्ली में होती तो सरोजनी नगर में ना जाए, ऐसा हो सकता है ना। जो भी लड़कियां दिल्ली की हैं वो हैशटैग सरोजनी नगर जरूर लिखेंगी, सिर्फ लड़कियां, है ना। चलो तो ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ये है बच्चों सरोजनी नगर, ठीक है। यहाँ पर अब तुम क्या करें, दिल्ली से कहाँ आ गए? सरोजनी नगर में। ये लो, ये क्या हो? तुम हो। अब तुम सरोजनी नगर में रिया ढूंढ रहे हो, कहाँ से मिलेगी? सरोजनी नगर क्या इतना सा है? नहीं, जाते थोड़े ना खत्म हो जाता है, शुरू होते थोड़े ना खत्म होता है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो तुम उस बड़े मार्केट में इतनी सारी लड़कियां होंगी, इतनी सारी रिया होगी, तुम सोच भी नहीं सकते। तो तुम क्या करोगे? कुछ ऐसे फीचर्स देखोगे कि यार ऐसी कौन सी लड़की है जो मुझे यहाँ पे मिल जाए तो मैं ढूंढ लूँ उसे। फिर तुम वापस फोन घुमाओगे कि यार मैं सरोजनी नगर में आ तो गई, पर अब मैं कहाँ से ढूंढूं उस रिया को? सरोजनी नगर तो बहुत बड़ा है कि नहीं।
तो वो बताएगा कुछ तो कि भाई वो ना 5 फुट की है ना, 5 फुट की मतलब छोटी है थोड़ी सी हाइट में, लड़कियां ज़्यादा छोटी होती हैं, तो बोलेगा 5 फुट की है। तो तुम क्या करोगे, तुम देखने लगोगे यार नहीं तो बहुत लंबी है लड़की, वैसे बहुत कम मिलती है ऐसी लड़कियां जो लंबी होती है। फिर देखोगे यार यहाँ पे तो 90% लड़कियां 5 फुट की हैं, अब क्या करें, है ना। फिर वापस फोन घुमाओगे तो 90% लड़कियां 5 फुट की दिखी, 10% क्या होगी, एलिमिनेट होगी ना। तो तुम्हारी सर्च लिस्ट से 10% का तो काम खत्म, तुम 10% की तरफ देखोगे भी नहीं। अब 90% पे तुम्हारी सर्च चालू होती है, तुम फिर से फोन घुमाओगे कि यार 90% लड़के यहाँ पे 5 फुटी हैं, अब मुझे रिया ढूंढनी है, अब 5 फुटी तो सारी है, मैं कहाँ से ढूंढूं रिया। तो बोलोगे कि मान लेते 100 लड़कियां हैं वहां पे जो 5 फुटी हैं, ठीक है। तो 100 में से बच्चों वो बोलेगा कि 50 लड़कियां ऐसी हैं जिनके ना बाल घुंघराले हैं, है ना, और 50 लड़कियां ऐसी जिनके बाल सीधे हैं। तो वो बोलेगा कि यार रिया के बाल तो घुंघराले हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, हमारी सर्च और कम हो गई, तो हम इन 100 लड़कियों में से अब इन 50 लड़कियों को एलिमिनेट कर देंगे जिनके बाल सीधे हैं, और इन 50 लड़कियों को ले लेंगे जिनके बाल घुंघराले हैं। तो अब इन्हीं 50 लड़कियों से में से मुझे रिया को ढूंढना है। अब 50 की 50 थोड़ी ना रिया हो सकती है, 50 की 50 है हमारी क्या, घुंघराले बाल वाली। तो अब मुझे क्या करना है, मैं फिर से फोन घुमाऊंगी, यार फिर से 50 लड़कियां आ गई, अब इनमें से कौन सी रिया है, मुझे कैसे पता चलेगा। तो वो बोलेगा कि इसमें से ना जो चश्मा लगाने वाली है ना वो रिया है। तो अब देखा, लेट्स सपोज 25 लड़कियां ऐसी थी जो चश्मा नहीं लगाती थी, और 25 लड़कियां ऐसी थी जो चश्मा लगाती थी। तो उसने बोला चश्मा लगाने वाली जो लड़कियां हैं उनमें से चेक करो, वहां पे रिया हो सकती है। तो ये 25 मैं एलिमिनेट कर देती हूँ और इस 25 पे अपनी रिसर्च चालू करती हूँ। अब इस 25 में भी मैं कंफ्यूज आ गई, भाई इनमें से कौन सी है रिया, फिर है ना, चश्मा लगाती है और ये करती है। फिर वापस हम फोन घुमाते, यार 25 लड़कियां तो हमें समझ में आई कि भाई अपना चश्मा लगाती हैं, लेकिन अब कहाँ से ढूंढे रिया को। तो तुम्हें वो बोलेगा कि रिया जो है वो पिंक कलर की ड्रेस पहन के आई है। तो तुम देखोगे उन 25 में से 10 लड़कियां जो होंगी वो पिंक कलर की ड्रेस पहनी होंगी, है कि नहीं। तो तुम उन्हीं में सर्च करोगे ना, बाकी की जो लड़कियां बचेगी उनको छोड़ दोगे। 25 लड़कियों में तुम क्या करोगे, अपनी सर्च चालू करोगे, पिंक कलर की ड्रेस। अब तुम्हें 10 की 10 पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई दिख रही है, अब तुम क्या करोगे, क्या है तुम्हारे पास ऑप्शन जिसकी वजह से तुम पहचान सको कि 10 में से कौन सी रिया है ना। तो फिर तुम्हें फिर से फोन घुमाओगे, बोलोगे 10 लड़कियां तो मिल गई, पर 10 की 10 जो है वो आपकी क्या है, कैसी है, अपना चश्मा लगाई हुई है, और अब हम पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई 10 लड़कियां, अब कैसे ढूंढे रिया को। तो आपको एक और वो कोई फीचर बताएगा कि जो रिया है वो ना हाथ में कड़ा पहना हुआ उसने, है ना। उन 10 में से जो लड़कियां हैं उनमें से 2 ही लड़कियों ने हाथ में कड़ा पहना हुआ, बच्चों 2 ही लड़कियों ने हाथ में। अब 2 में से फिर कंफ्यूज आ गए। अब हमारे यहाँ पे बचपन में क्या होता है, बचपन में भी हमारे स्कूल में ऐसा होता था, मेरी स्कूल में हमारी क्लास में पूजा नाम की लड़कियां बहुत होती थी। तो पूजा नाम की लड़कियों को डिफरेंशिएट करने के लिए ना हम उनके जो पापा होते थे उनका नाम उनके नाम से हिसाब से जानते थे उनको कि ये इनकी बेटी है, ये इनकी बेटी है ना, डॉटर ऑफ ऐसे करके हम डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ पर भी 2 लड़कियां जो मिल गई है सिमिलर कैरेक्टर में, कि भाई दिल्ली में भी है, सरोजनी नगर में भी है, हाइट भी 5 फुट ही है, और साथ में पिंक कलर की ड्रेस भी पहनी है, घुंघराले बाल भी हैं, चश्मा भी लगाती है, सारी सिमिलैरिटी इन दोनों लड़कियों में है। लेकिन क्या है एक चीज जो यहाँ पर सिमिलर नहीं है, वो क्या है, एक लड़की ने यहाँ पे कड़ा पहना हुआ है, एक लड़की ने नहीं पहना हुआ है। तो वो जो लड़की जिसने पहना हुआ है बच्चों वही है मेरी रिया, है कि नहीं। रिया ढूंढ ली मैंने, रिया देख रहे हो, पूरे दिल्ली, इतने बड़े दिल्ली में से मैंने उस रिया को ढूंढ दिया जो मुझे चाहिए थी, ढूंढ लिया। इस तरीके से बच्चों चलता है हायरार्की भी, है ना। मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा बड़ा था यहाँ पे एरिया, दिल्ली बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा। दिल्ली में जितनी भी लड़कियां हैं क्या वो सब में सिमिलैरिटी है, क्या वो सबके घुंघराले बाल हैं, क्या सबकी 5 फुट हाइट है, क्या सब कड़ा पहनती हैं, सब में सिमिलैरिटी तो नहीं थी ना। सिमिलैरिटी कहाँ बढ़ती गई, जितना कम छोटा छोटा ग्रुप होता गया उतनी सिमिलैरिटी बढ़ती गई। तो इतने बड़े ग्रुप में सिमिलैरिटी कम थी, फिर 100 लड़कियों के ग्रुप में और सिमिलैरिटी बढ़ी, फिर 50 में और बढ़ी, फिर 25 में और सिमिलैरिटी बढ़ी, है ना, और सिमिलर कैरेक्टर बढ़े, फिर 10 में और सिमिलर कैरेक्टर बढ़े, फिर 2 में तो और भी ज्यादा बढ़ गए, और फिर लास्ट में जाके हमने कड़े के हिसाब से पहचान ली कि भाई ये रिया है कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जितना बड़ा ग्रुप होता है ना बच्चों, उसमें उतनी ही ज्यादा डिससिमिलैरिटीज होती हैं, सिमिलर कैरेक्टर कम होते हैं, और जितना छोटा ग्रुप होता है उसमें सिमिलर कैरेक्टर्स उतने ही ज्यादा होते हैं। जैसे 10 लड़कियों के ग्रुप में सिमिलर कैरेक्टर ज्यादा थे, क्या क्या सिमिलर कैरेक्टर था
ये 10 की 10 दिल्ली में है, ये 10 की 10 सरोजनी नगर में है, ये 10 की 10 जो है कर्ली हेयर वाली है, 5 फुटी है, और ये जो है चश्मा लगाती है, पिंक कलर की ड्रेस पहनी है। ये सारे के सारे कैरेक्टर इसमें थे, है ना, 10 की 10 में ये सारे कॉमन कैरेक्टर थे। यहाँ पर जो था आपका पिंक कलर, सॉरी, जो कर्ली हेयर्स है, लेट्स सपोज इन 25 लड़कियों के ग्रुप में कर्ली हेयर्स नहीं थे खाली, बाकी दिल्ली में थी, सरोजनी नगर में थी, बाकी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए वो यहाँ पर थे, है ना। वैसे ही दिल्ली वाली लड़कियों के अंदर तो बिल्कुल ही बहुत ही कम आ जाएंगे। दिल्ली वाली लड़कियों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि वो दिल्ली की है कि नहीं, वो सरोजनी नगर में भी नहीं है। सारी की सारी लड़कियां थोड़ी ना कोई सरोजनी नगर में है, पर जो 100 लड़कियां सरोजनी नगर में है ना, उनमें सिमिलैरिटी क्या आ गई, 2 सिमिलैरिटी। कौन सी, एक दिल्ली में भी है और सरोजनी नगर में भी है। फिर यहाँ 50 लड़कियों में तीसरी सिमिलैरिटी और आ गई, क्या, 5 फुटी है ना, दिल्ली में भी है, सरोजनी नगर में भी है और 5 फुटी भी है। तो इस तरीके से बच्चों जितना छोटा ग्रुप बनता जाएगा सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी, जितना बड़ा ग्रुप होगा सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। और ये जो ग्रुप होता है, ये 25 लड़कियों का ग्रुप, 10 लड़कियों का ग्रुप, 2 लड़कियों का ग्रुप, 50 लड़कियों का ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसी को मैं क्या बोलती हूँ, टेक्सॉन। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो होता है वो टेक्सॉन होता है। और अगर इन सारे ग्रुप को मिलाकर एक नाम देना चाहूँ तो वो टेक्सा होता है, प्लूरल वर्ड। आ गया समझ में। अब हम हायरार्की की बात करते। मैम रिया को तो ढूंढ लिया, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन हमें बस ये समझा दो कि ये हायरार्की कैसे काम करती है। तो हायरार्की भी बेटा बिल्कुल वैसे ही काम करती है। मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, इतनी सारी स्पीसीज हैं, है ना, तुम उनको क्लासिफाई करोगे तो कैसे करोगे। सबसे बड़ा ग्रुप होता है बच्चों किंगडम, दिल्ली से कंपेयर करो, ये दिल्ली है, फिर ये सरोजनी नगर है, फिर ये 5 फुटी लड़कियां हैं, फिर ये घुंघराले बाल वाली है ना, पिंक कलर की ड्रेस, इस तरीके से कुछ उसको कंपेयर करो, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रुप होता है किंगडम। आपको हमेशा बड़े से छोटे तक याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम होता है, फिर उससे छोटा फाइलम में होता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। स्पीसीज सबसे ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बड़ा है ना, ये उल्टा लिखा हुआ है, छोटे से बड़े की साइड लिखा हुआ है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो मैंने क्या बताया, जितना बड़ा ग्रुप सिमिलर कैरेक्टर उतने ही कम, और जितना छोटा ग्रुप सिमिलर कैरेक्टर उतने ही ज्यादा। तो किंगडम में सिमिलर कैरेक्टर क्या है, बहुत कम है, फाइलम में थोड़े से ज्यादा है, क्लास में थोड़े से और ज्यादा है, ऑर्डर में और थोड़े से सिमिलर कैरेक्टर हैं, फैमिली में और थोड़े से सिमिलर कैरेक्टर हैं, जीनस में और है, और स्पीसीज में सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। समझ गए। तो ये होती है बच्चों हायरार्की। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई मुझे जब करना है, कोई भी नया ऑर्गेनिज्म अगर मैं ढूंढती हूँ तो उसको मुझे क्लासिफाई करना है, तो मैं ऐसे क्लासिफाई करूंगी उसको। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बच्चों हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये जो मैंने आपको ये बताया 7, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, हायरार्की है ये एक, है ना, बड़े से लेके छोटे तक। तो अगर आप यहाँ पर बात करोगे किंगडम की, तो किंगडम सबसे बड़ा हो गया, फिर आया फाइलम और डिवीजन। डिवीजन हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, ये हम यूज करते हैं प्लांट के लिए, और फाइलम हम किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, ये हम यूज करते हैं हमेशा एनिमल्स के लिए। देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ओके ठीक है मैम, आपने ये सब कुछ बता दिया, बहुत बढ़िया चीज है ना। अब हमें ये बताओ याद कैसे करें हमको तो याद नहीं होता, इतनी तो हमारी दिमाग की वो है नहीं, अभी हमने बादाम खाने चालू नहीं किए हैं, हम 11th में आए ही हैं, तो मम्मी हमें बादाम खिलाना चालू कर रही है, अभी इतना जल्दी इफेक्ट डालेंगे नहीं बादाम, तो आप हमें बता दो कोई ट्रिक जिससे हम इसको याद कर ले। क्यों नहीं, एकता सोनी की क्लास में आओगे तो ट्रिक से भरपूर पाओगे अपने आप को, बायोलॉजी बिल्कुल मक्खन लगने लगेगी। अगर तुम एकदम रेगुलर आते हो क्लास में तो बायोलॉजी यूं मक्खन हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो तुम देखोगे 7 है, इनको याद कैसे करना है। सबसे पहले बच्चों ये लेते हैं हम, किंगडम का के लेते हैं, फाइलम का पी लेते हैं, क्लास का क्लासेस लेते हैं, ठीक है, ऑर्डर का लेते हैं ऑर्डिनरी, समझ रहे हो, ऑर्डिनरी। फैमिली में हम क्या लेते हैं, फन। जीनस का जी लेते हैं गेम, जी फॉर गेम, एस फॉर स्पीसीज, तो एस का स्पीसीज का एस ले लेते हैं। तो हुआ क्या, केपी क्लासेस ऑर्डिनरी फन गेम सी। क्या हो गया, केपी क्लासेस ऑर्डिनरी फन गेम सी। केपी की किसी क्लासेस हैं, कोई बच्चा कोचिंग जाता है, उसको पता नहीं है कि नीट में डीजी पे एकता मैम पढ़ा रही हैं, तो बच्चा कोचिंग जा रहा है केपी क्लासेस में, ऑर्डिनरी क्लासेस हैं साधारण सी, जहाँ पे वो उसको फन लग रहा है, बिल्कुल मजे में है,
तो उसको बताओ, उस बच्चे को पहले तो ये वीडियो शेयर करके कि भाई इन क्लासेस में आया करो, ठीक है। जोक्स अपार्ट, केपी क्लासेस ऑर्डिनरी फन गेम्स ही है ना, किसी भी क्लासेस को यहाँ पर ऑफेंड नहीं किया गया, तो प्लीज, है ना। तो ऑर्डिनरी है और फन है, बिल्कुल वहाँ पे गेम खेले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा। तो इस ट्रिक से तुम याद कर सकते हो पूरा का पूरा हायरार्की, समझ में आ गया। तो जो सबसे बड़ा है वो बहुत जनरल है, किंगडम एक जनरल है, जनरल बहुत जायंट ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जिनमें सिमिलैरिटीज कम है। स्पेसिफिक जो है आपका, बहुत स्पीसीज जो होता है ना वो बहुत स्पेसिफिक होता है, मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स ही होते हैं और सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उनमें, जिसकी वजह से हम उसको स्पीसीज में लाके रखते हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं वो, तब उनको हम स्पीसीज में लाके रखते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, वो सारे के सारे, हम जितनी भी ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, हमारा क्या है कि हमारी जो स्पीसीज है वो ह्यूमन बींग है, हम ह्यूमन बींग्स है, राइट, सेपियंस है हम। तो सेपियंस को सबको यहाँ पर स्पीसीज में रखा हुआ है क्योंकि हम क्लोजली रिलेटेड हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा सिमिलर है कि नहीं, 2 आंख 2 कान ये सब सिमिलर है, इसीलिए हमने स्पीसीज में रखा हुआ है। यहाँ पर हम आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि आपस में ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट वहीं अगर वही ह्यूमन बींग किसी एनिमल के साथ रिप्रोडक्शन करने की कोशिश करे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सिमिलर कैरेक्टर नहीं मैच करता ना, दैट्स वाई। तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन बींग के टैक्सोनॉमी की, ह्यूमन बींग्स को किस तरीके से इन हायरार्की में डिवाइड किया गया है, तो ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज सेपियंस होती है, क्योंकि हमारा नाम क्या है, होमो सेपियंस, जो सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया था, है ना, कि होमो सेपियंस हमारा नाम होता है। तो होमो सेपियंस में सेपियंस जो है हमारी स्पीसीज है और हमारी स्पीसीज में आ गए हम। जीनस हमारा होमो होता है एंड फैमिली हमारी होमोनीडी होती है। एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, फैमिली एंड ऑर्डर आपका प्राइमेट्स होता है, ठीक है, मैं बताती हूँ आपको कौन सी बात याद रखनी है। ऑर्डर हमारा प्राइमेट है, क्लास मेमेलिया है। मेमेलिया के अंदर ना बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही आते हैं, बहुत अलग अलग आते हैं। कॉर्डेटा में बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इवन फिश भी कॉर्डेटा में आती है, बट फिश और ह्यूमन बींग दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं ना। तो फिश और ह्यूमन बींग क्लोजली रिलेटेड नहीं है, अलग अलग है, बट आते दोनों कॉर्डेटा में ही है ना। तो यहाँ पर ये कम सिमिलैरिटी शो करेगा, फिर इसके ऊपर वाला और कम सिमिलैरिटी शो करेगा। किंगडम हमारा एनिमेलिया है, एनिमेलिया में हर एनिमल भी आता है और ह्यूमन बीइंग भी आता है, फिश भी आती है और सब कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं एनिमेलिया में। एनिमेलिया एक बहुत जायंट ग्रुप है ना, तो उसमें हमें भी एक अलग से क्लासिफाई कर दिया गया है, लेकिन सिमिलैरिटी बहुत कम है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट भी आता है, यहाँ पे फिश भी आती है, ह्यूमन बीइंग भी आता है, तो इनके बीच में कहाँ सिमिलैरिटी है, तो सिमिलैरिटी कम हो जाती है, लेकिन है तो सारे एनिमल्स ही ना, हम भी एक एनिमल ही हैं, तो एनिमेलिया कैटेगरी में इसीलिए आते हैं, एनिमेलिया किंगडम में आते हैं हम, ठीक है। तो जब आप क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे एनिमेलिया, एनिमल किंगडम, वहां पर आप पूरे अच्छे से पढ़ोगे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, है ना, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, हर एक क्लासेस वहां पर अच्छे से बताई गई है। हाँ, कॉर्डेटा को भी बहुत अच्छे से बताया गया है, कॉर्डेटा में वहां पे मेमेलियंस को भी बहुत अच्छे से बताया गया है, प्राइमेट्स को बताया गया है, सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि नहीं। देन एक और आता है डोमेन। डोमेन का मतलब है तुम यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो। तो यूकैरियोट्स में ही हम आते हैं, हम यूकैरियाज हैं, इसलिए हमारा डोमेन यूकैरिया है। लेकिन डोमेन के बारे में ज्यादा आपको समझने की जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ किंगडम से लेकर स्पीसीज तक की चीजें याद रखनी है ना। स्पीसीज के नीचे भी सब स्पीसीज आता है, लेकिन आपको नहीं याद करना है उतना, जितना एनसीईआरटी में गिवन है उतना ही करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है बच्चों, ये टैक्सोनॉमी हिरार्की। तो देख लेते हैं किंगडम क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रुप, ठीक है। ये फाइला आते हैं, मतलब जैसे अगर आप देखोगे, देखो ये सिंपल सा हम एग्जांपल लेकर समझे, ये जितने भी ये किंगडम में सबसे ऊपर आता है, सबसे बड़ा ग्रुप है, जायंट ग्रुप है। इस किंगडम में जितने भी फाइला हैं ये सारे इंक्लूडेड है, जितने भी फाइलास होते हैं वो सब इंक्लूड होके किंगडम में आ रहे हैं, है ना। क्लासेस होती हैं वो आके मिलकर फाइलम बना रही है, जितने भी ऑर्डर्स हैं वो मिलकर क्लास बना रहे हैं, फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाती है, जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं और स्पीसीज मिलकर जीनस बनाते हैं। तो इस तरीके की हायरार्की फॉलो होती है बच्चों। स्पीसीज जो होती है ना, सिमिलर कैरेक्टर्स रखने वाली जो स्पीसीज होती हैं वो जीनस बनाती हैं, एक जीनस, और उसमें ऐसा नहीं कि एक जीनस है तो उसकी अलग अलग स्पीसीज नहीं हो सकती है ना, सो सॉरी। तो एक जीनस की ना आपके पास देखोगे 3-4 स्पीसीज हो सकती है, ठीक है। तो 3-4 स्पीसीज मिलकर एक जीनस बनाएगी, और इस एक जीनस को आप देखोगे तो बहुत सारे जीनस होंगे,
बहुत सारे जीनस मिलकर एक फैमिली बनाएंगे, है ना, बहुत सारे जीनस मिलकर एक फैमिली बनाएंगे। स्पीसीज मिलकर, अरे भैया, एक बहुत सारी स्पीसीज मिलकर जीनस बना सकती है ना, एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है, एक जीनस में, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जीनस मिलकर ही तो एक फैमिली बनाते हैं। एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज हो सकती हैं, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, एक फाइलम में बहुत सारी क्लास हो सकती है, और एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम हो सकते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया पॉरीफेरा, सिलिंट्रेटा, है ना, जितने भी ये टीनोफोरा, ये सारे के सारे क्या हैं, फाइलम हैं। और ये सारे फाइलम किस में आते हैं, एक किंगडम में। वो कौन सा है, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आप उस किंगडम में बहुत सारे फाइलम्स की स्टडी करते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो भी एनसीईआरटी पलट के देख सकते हैं, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4, वहां पर आपको देखिएगा एनिमल किंगडम हेडिंग डाली हुई और उसके अंदर बहुत सारे फाइलम्स को डिस्कस किया हुआ है। तो इतने सारे फाइलम मिलकर एक किंगडम बना रहे हैं, कौन सा, एनिमल किंगडम। तो फाइलम, बहुत सारे फाइलम मिलकर एक किंगडम, बहुत सारी क्लास मिलकर एक फाइलम, बहुत सारे ऑर्डर्स मिलकर एक क्लास, बहुत सारी फैमिली मिलकर ऑर्डर, बहुत सारे जीनस फैमिली, बहुत सारी स्पीसीज जीनस। इस तरीके की बच्चों हायरार्की चलती है। तो किंगडम जो होता है बच्चों, फाइला बहुत सारे आते हैं इसमें, और कौन से, कॉमन कैरेक्टर रखने वाले फाइला। ऐसे तो बहुत सारे फाइला होते हैं, बट जो कॉमन कैरेक्टर रखने वाले फाइला होते हैं वही एक किंगडम बनाते हैं। जैसे 2 टाइप के किंगडम है, अगर चैप्टर नंबर 3 देखोगे तो प्लांट किंगडम है, चैप्टर नंबर 4 देखोगे तो एनिमल किंगडम है। अब प्लांट किंगडम में जितने भी डिविजन्स आएंगे, डिविजन्स का क्या होते हैं, फाइलम की बजाय हम डिवीजन बोलेंगे ना यहाँ पर, तो ये फाइलम या डिवीजन मिलकर ही तो किंगडम बना रहे हैं। तो ये फाइलम और डिवीजन जो होते हैं प्लांट किंगडम में अलग हैं। जैसे वहां देखोगे तो वहां पर आपको एल्गीज के बारे में, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनके बारे में बताया गया है, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, वहां पर किंगडम बनाते हैं, कौन सा, प्लांट किंगडम। लेकिन यहाँ पर कौन से फाइलम होते हैं, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब है ना, ये मिलकर वो एनिमल किंगडम बनाते हैं। तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम 2 अलग अलग किंगडम है, लेकिन जो दोनों के नीचे जो फाइलम और डिवीजन है वो अलग अलग है। जो कॉमन कैरेक्टर रखने वाला होता है फाइलम, उन्हीं को एक साथ रखा जाता है। जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये कॉमन कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए उनको रख के किंगडम एनिमेलिया बना दिया। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये आपस में कॉमन कैरेक्टर रखते हैं, इसलिए वो मिलकर प्लांट किंगडम बनाते हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ना जो कॉमन फाइला होते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाले फाइला होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक किंगडम बना लेते हैं। जैसे एनिमेलिया किंगडम जो होते हैं वो सारे एनिमल्स को इंक्लूड करता है। फाइलम की बात करें तो बच्चों जितने भी थोड़े कम कॉमन कैरेक्टर होते हैं, यहाँ पे फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे क्लास मेमेलिया होती है, पाइसीज होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सारे के सारे एक फाइलम में आते हैं, कॉर्डेटा में। तो कॉर्डेटा फाइलम अगर चैप्टर नंबर 4 में देखोगे ना, तो वहां पर आपके ये सारे मैमलियंस, पाइसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया सब कुछ शो करा गया है। अगर हम बात करें क्लास की, तो क्लास के अंदर कौन से आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं। तो क्लास के नीचे कौन आता है, ऑर्डर्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लास के नीचे यहाँ पे क्या है, ऑर्डर। इसको उल्टा करके देख पढ़ना है ना, किंगडम से स्पीसीज की तरफ पढ़ना है, तो क्लास के नीचे ऑर्डर आएगा। तो ये इतने सारे ऑर्डर्स होंगे, वो मिलकर एक क्लास में आएंगे। कौन कौन से ऑर्डर्स हैं यहाँ पर, प्राइमेटा और कार्निवोरा अगर ऑर्डर देखोगे तो ये मिलकर कौन सी क्लास बना रहे हैं, मैमेलियन क्लास बना रहे हैं, मैमेलिया में। ठीक है, ऑर्डर के अंदर आपके पास में क्या आती है, फैमिलीज। तो जो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज होती हैं वो मिलकर ऑर्डर बनाती हैं। ऑर्डर के नीचे ही तो फैमिलीज आती है ना, अगर उल्टा करेंगे इसको तो ये ऑर्डर्स मिलकर फैमिलीज, आपकी फैमिलीज मिलकर ऑर्डर बना रही है। तो कौन सी फैमिली आपको दे रखी है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, कॉन्वोलिनेसी होता है, सोलनेसी होता है, ये फैमिली आपस में मिलकर एक ऑर्डर बनाती है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो फैमिली होती है उसके पीछे ये जो सफिक्स होता है ना बच्चों, इसमें ये एसी लगा होता है। क्या लगा होता है, ये एसी। एसी वो रूम वाला एसी नहीं, एसी, एसी है ना, गलत लिख दी स्पेलिंग, गलत लिख दी। ये जो सफिक्स होता है वो फैमिली के लिए यूज किया जाता है, और ऑर्डर के लिए हमेशा कौन सा सफिक्स यूज किया जाता है, एल्स यूज किया जाता है, ALES। एल्स जो होता है हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर कभी भी देखोगे ना तो उसके लास्ट में एल्स लगा होता है। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन भी नहीं है, कई ऐसे ऑर्डर्स और कई ऐसी फैमिलीज भी होती है जिनमें ये सफिक्स नहीं होते हैं। जैसे कि होमोनिडी ह्यूमंस की फैमिली है जहाँ पे हमने बात करी थी, वहां पर एसी नहीं लगा हुआ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं। तो ये हम ऑर्डर की बात करें, पॉलीमोनियल्स जो ऑर्डर है इसमें एल्स लगा हुआ है, एल्स मीन्स ऑर्डर है ये। ठीक है, ये कौन सी फैमिली में आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं,
इसके बाद में अगर फैमिली की बात करें तो फैमिली में कौन आते हैं, क्लोजली रिलेटेड जेनरा, जेनरा मतलब जीनस, ये जीनस मिलकर क्लोजली रिलेटेड जीनस मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। जैसे कौन कौन से, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये जो है एक सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। अगेन एसी, इस सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। जीनस देखोगे तो जीनस में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आती हैं, जैसे कि हमारे पास पैंथेरा जो होता है एक जीनस होता है ना। पैंथेरा जीनस जो होता है इसमें क्या क्या चीजें आती है, पैंथेरा लियो, लायन का नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, लायन का साइंटिफिक नेम बताओ, पैंथेरा लियो है ना। लियोपार्ड की बात करें, पैंथेरा पार्डस होता है उसका नाम। जीनस क्या है, पैंथेरा, यहाँ पे जीनस क्या था, पैंथेरा, बट स्पीसीज क्या है, लियो, यहाँ क्या है, पार्डस। अगर टाइगर की बात करोगे तो पैंथेरा टाइगरिस, जीनस क्या है, पैंथेरा, स्पीसीज क्या है, टाइग्रिस। तो एक चीज कॉमन मिली आपको जीनस के अंदर, यहाँ पर जीनस जो है वो पैंथेरा ही पैंथेरा है, लेकिन स्पीसीज जो है वो लियो भी है, टाइग्रिस भी है, पार्डस भी है। तो समझ सकते हो एक जीनस में ना अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एक जीनस में अलग अलग स्पीसीज इंक्लूड हो सकती है, बट एक स्पीसीज में अलग अलग जीनस इंक्लूड नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हो, तो ये चीज आप कर सकते हो। स्पीसीज की बात करें तो जितने भी सिमिलर कैरेक्टर वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स है, वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम स्पीसीज कहते हैं। जैसे मैंजिफेरा इंडिका की बात करें तो इंडिका क्या होते हैं, यहाँ पर एक स्पीसीज है। तो अगर किसी भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसकी स्पीसीज सेम है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। समझ गए। तो इस तरीके से बच्चों ये कैटेगरीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये आप एनसीईआरटी की मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड करी हैं, इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैं आपको ये टेलीग्राम पे पीडीएफ पूरा भेज दूंगी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वो सारी चीजें मेंशन्ड है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा, ये सोलेनम ट्यूबरोसम, ये जो नाम दिए हुए ना, पोटैटो का नाम क्या होता है, ये सारे बहुत ध्यान से इनको हाईलाइट कर लेना, हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट करके रखोगे ताकि आगे जाके कभी भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर आपसे पूछा जाता है कि बताओ पोटैटो का नाम क्या होता है, लायन का नाम क्या होता है, तो बता सको। ठीक है, इसके बाद में जीनस के बारे में आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी है। फैमिली के बारे में देखोगे, है ना, तो देखो फैलिस जो होता है, फैलिस ये कौन सी फैमिली, कैट्स जो होती है वो फैलिस फैमिली में आती है ना, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ना एनसीईआरटी में बहुत अलग अलग चीजें दी, सॉरी, कैट्स जो होते हैं इनका जीनस फैलिस होता है, और वो कौन सी फैमिली में आती है बच्चों, ये फेलिडी में आती हैं, फेलिडी में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑब्जर्व करोगे कैट एंड डॉग को, तो डॉग के लिए भी आपको कैनिडी फैमिली दिखा रखी है, डॉग कैनिडी फैमिली में आता है ना, ये फेलिडी में आती है। तो ये चीजें जो है ना वो एनसीईआरटी में है, तो उसको हाईलाइट कर लेना। हाईलाइटर खरीद लिया होगा अब तक, नहीं खरीदा तो प्लीज खरीद लेना आज। फिर ऑर्डर में भी देखो आपको बहुत सारी चीजें, कार्निवोरा, ये सारी चीजें कहाँ आते हैं, इन सारे में आते हैं फैमिली में। क्लास के बारे में भी नीचे बता रखा है, तो ये आप एनसीईआरटी से जरूर एक बार रीडिंग लगा लेना। एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से, जैसे मैन है, इसके बारे में बताया, कॉमन नेम है ना, इसका कॉमन नेम तो मैन है, लेकिन हमारा नाम होमो सेपियंस होता है, बायोलॉजिकल नेम। जीनस होमो होता है, फैमिली होमोनीडी होती है, प्राइमेटा हमारा ऑर्डर है, मेमेलिया क्लास है, हमारा फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। वैसे ही आपको हाउस फ्लाई के बारे में, मस्का डोमेस्टिका। तो कभी कभी ना आपसे ये टेबल देके ये छुपा लेते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर ए लिख देंगे, बताओ ए का क्या नाम है ना, यहाँ बी लिख देंगे, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। या फिर मान लो आपको क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं कि बताओ ये जो मैंगो है ये कौन से ऑर्डर में आता है, सैपिनडेल्स, है ना। तो सैपिनडेल्स के हिसाब से आप इसको बस याद करना आपको। देखो एल्स, एल्स क्या है, ऑर्डर आते हैं, ठीक है। एनाकार्डियेसी फैमिली, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, सैपिनडेल से क्वेश्चन आ चुका है, पोएसी फैमिली से क्वेश्चन आ चुका है कि ट्रिटिकम एस्टाइवम जो गेहूं होता है हमारा, व्हीट होता है, वो कौन सी फैमिली में आता है, पोएसी फैमिली में। एसी, एसी मतलब फैमिली, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन कल हमने कर लिए थे, है ना। अब हम बात करते हैं हमारे एड्स की, टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स बच्चों क्या होते हैं? एड्स का मतलब पहले तो हम ये समझते हैं कि वो क्या होता है। एड्स का मतलब होता है बच्चों हेल्प, हेल्प। एड्स का मतलब क्या होता है, हेल्प। क्या, किस चीज में हेल्प करेंगे? तो मान लो कि तुम ना किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो, तो क्लासिफाई कर रहे हो तो तुमको क्या चाहिए होगी, कोई तुम्हें ऐसे चीजें दे दे जिससे तुम्हें हेल्प मिल जाए। लेट्स सपोज तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, अब तुम अगर अकेले बैठोगे नीट की तैयारी करना ना, तो सिर घूम जाएगा। एक दिन 2 दिन तुम मोटिवेट होकर तैयारी करना शुरू भी करोगे, लेकिन
तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सी बुक पढ़नी है, का क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपको तुमको कोई गाइडेंस देने वाला मिल जाए, है ना, कोई ऐसा जो तुम्हें गाइड कर सके, तुम्हें क्या करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी क्लास लगानी चाहिए, सारी चीजें बताने लगे तुम्हें, या तुम्हें पढ़ाने भी लगे कि भाई तुम ऐसे ऐसे पढ़ो, तुम्हें ये चीजें समझ नहीं आएंगी डायरेक्ट एनसीईआरटी से, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी, तुम्हें आ जाएगी, है ना, इतना मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। तो हेल्प कर दी मैंने तुम्हारी, तो तुम्हारा सिलेक्शन और इजी बन जाएगा। तो वही है कि हमें क्लासिफाई करना है एक ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्लासिफिकेशन में मुझे ऐसे कौन सी चीजें जो हेल्प कर सकती है, उसी को टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एड्स के बारे में आपको बता रखा है बच्चों, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन, मैनुअल, फ्लोरा, की, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, मोनोग्राफ, हर्बेरियम, सब चीजों के बारे में। और हर्बेरियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल क्वेश्चन आता है हर्बेरियम से। तो चलो पढ़ लेते हैं हर्बेरियम के बारे में ही। सबसे पहले देखो, हर्बेरियम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। सबसे पहली बात, क्या है फिर हर्बेरियम? हर्बेरियम, मान लो कि तुम्हारे पास ना एक प्लांट है, ठीक है, तुमने एक नया प्लांट कहीं देखा है, तुम्हारे पास वो है। अब तुम चाहते हो कि यार मैं इसको कौन से ग्रुप में ले जाके रखूं, कौन सी जगह पे रखूं, क्योंकि प्लांट्स तो दुनिया में बहुत सारे हैं, ये किस चीज का प्लांट है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो तुमको बच्चों हर्बेरियम में पता चलेगा। हर्बेरियम में बेसिकली क्या होता है, हर्बेरियम इज नथिंग बट जस्ट अ शीट, पेपर जो होता है, पेपर का शीट होता है ना, उस शीट पे हम क्या करते हैं, इट्स जस्ट अ स्टोर हाउस, हम ऐसे बोल सकते हैं। प्लांट का स्टोर हाउस होता है, अलग अलग प्लांट की जो स्पीसीज होती है उनको स्टोर करके हम रखते हैं। स्टोर कैसे करते हैं हम उनको? जो ताजा प्लांट होता है उसको सुखा देते हैं, प्रेस करके, प्रिजर्व करके यहाँ पर चिपका देते हैं शीट्स के ऊपर। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस शीट के ऊपर ये बिल्कुल प्रेस करके सुखाया हुआ प्लांट रखा गया है। और इसके जो राइट कॉर्नर में, जो नीचे वाला राइट कॉर्नर होता है, यहाँ पर आपको देखिए कि कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स लिखी होती है, इस पे क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये ध्यान से देखो। यहाँ पर डिटेल लिखी होती है बच्चों कि ये प्लांट जो यहाँ पे चिपकाया हुआ है, ये प्लांट को कब कलेक्ट किया गया था, यानी कि डेट क्या थी, किसने कलेक्ट किया था, उसका जो है आपका नाम लिखा जाएगा, और कहाँ पर कलेक्ट किया गया था, प्लेस लिखा जाएगा, एंड साथ में इसका बोटानिकल नाम और इंग्लिश नाम, जो कॉमन नाम होता है वो नाम लिखा जाएगा। तो ये 4 चीजें लिखी जाती है, क्या क्या, कब, कहाँ, किसने, और नाम क्या है। समझ गए? ये चीजें आपको राइट हैंड साइड पर हमेशा लिखी हुई दिखाई देंगी और कहीं पे भी नहीं, ठीक है। वो होता है हर्बेरियम। इसको हम एक रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं। तो कोई भी अगर हमें नया प्लांट मिलता है तो हम यहाँ से आके मैच कर सकते हैं कि यार ये प्लांट इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक शो करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो हम मान लेंगे कि भाई ये प्लांट जो है इसकी जैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, दैट मीन्स कि वो इसी की कैटेगरी में आता है ना, ताकि हमें, हमारे लिए वो क्लासिफिकेशन इजी बन जाए, हमें और ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़े कि यार इस प्लांट को रखूं तो रखूं कहाँ। तो उस प्लांट को उसी कैटेगरी में तुम रख सकते हो अगर वो इसके साथ सिमिलैरिटी शो करता है तो सबसे पहली बात, यहाँ पर कैसे टाइप के प्लांट रखे जाते हैं हर्बेरियम में? हर्बेरियम में बच्चों डेड प्लांट रखे जाते हैं, पहली बात, क्योंकि इनको ड्राई कर दिया गया, प्रेस कर दिया गया, तो प्लांट तो मर गया। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आता है हर बार, क्या क्या मेंशन होता है? डेट मेंशन होती है, प्लेस मेंशन होता है, कहाँ से कलेक्ट किया गया है, इसका इंग्लिश नाम, लोकल नाम जो होता है, एंड बोटानिकल नाम ये लिखे गए होते हैं, फैमिली लिखी हुई होती है इसकी कि कौन सी फैमिली का प्लांट है ये, है ना, एंड कलेक्टर नेम, जिसने भी इस प्लांट को कलेक्ट किया है उसका नाम लिखा जाएगा। ये चीजें लिखी होती है, तो ये चीज अच्छे से याद कर लेना, हर्बेरियम। उसके बाद में दूसरा एड आता है बोटानिकल गार्डन। अब हर्बेरियम और बोटानिकल गार्डन में डिफरेंस क्या होता है? बोटानिकल गार्डन बच्चों ऐसा गार्डन है जहाँ पे प्लांट्स जो है सारे लिविंग प्लांट्स हैं, डेड प्लांट नहीं है। हर्बेरियम में प्लांट जो थे वो डेड प्लांट थे, क्योंकि उनको हमने बिल्कुल सुखा के प्रेस करके रख दिया था। तो बोटानिकल गार्डन में जो भी हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल लिविंग प्लांट्स हैं, ठीक है। तो ये जो लिविंग प्लांट्स है बच्चों, इनको हम रखते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। मान लो कोई नया प्लांट खोजा गया है और वो डेड प्लांट से नहीं हम मैच कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बोटानिकल गार्डन में चले जाएंगे कि भाई जिंदा प्लांट है तब तो मैं पहचान सकता हूँ कि ये कौन है, मरा हुआ प्लांट को, चिपकाया हुआ प्लांट को तो कैसे पहचानूं कि ये क्या है। तो जिंदा प्लांट से तुम इसको कंपेयर करके देख सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने क्या बनाया, बोटानिकल गार्डन, जहाँ पे बहुत सारे लिविंग प्लांट स्पीसीज होती है, बहुत सारे लिविंग प्लांट स्पीसीज होती है जिनको हमने यहाँ पे इस गार्डन में रखा हुआ है ना। हर प्लांट में, जैसे मान लो कोई भी यहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है, इस प्लांट के पास में एक बोर्ड लगा होता है और इस बोर्ड पे ना उसका बोटानिकल नाम भी लिखा होता है और उसकी फैमिली लिखी होती है।
क्या लिखा होता है, बोटेनिकल नाम और उसकी फैमिली की, कौन सी फैमिली का प्लांट है और क्या इसका नाम है बोटेनिकल, ये चीजें उस पर लिखी हुई होती हैं। अब ये क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं बोटेनिकल गार्डन के, कि लोकल फ्लोरा को ग्रो करना। लोकल फ्लोरा क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स, उसको बोलते हैं फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा होता है प्लांट की स्पीसीज, जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको एक बोलते हैं फ्लोरा। तो लोकल फ्लोरा का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया का, खाली एक पर्टिकुलर एरिया का, ऑल ओवर बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरा, एक पर्टिकुलर एरिया की प्लांट स्पीसीज को जब हम वहां पे रखते हैं, उनको ग्रो करते हैं, तो वो होता है बच्चों लोकल फ्लोरा। उसको ग्रो करवाना, रिकॉर्ड रखना कि फ्लोरा का, लोकल फ्लोरा का क्या रिकॉर्ड है, हमारा पूरा सब कुछ हम रखते हैं, मटेरियल रखते हैं, सिस्टमेटिक वर्क करते हैं उसके ऊपर, है ना, उसको सीड प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, बोटेनिकल रिसर्च करते हैं कि कौन सा प्लांट क्या हेल्प करता है, क्या सब कुछ, है ना। उसके बाद में एंडेंजर्ड प्लांट को हम क्या कर सकते हैं, मतलब उनको मेंटेन कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं वहां पर। तो ये इसी फंक्शंस होते हैं बोटेनिकल गार्डन के। अब यहाँ पर जो चीज याद करने वाली है वो ये है कि बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट रखे जाते हैं, और दूसरी चीज जो याद करने वाली वो ये है, ये डेटा एनसीईआरटी में गिवन है कि बोटेनिकल गार्डन जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, क्यू इंग्लैंड में प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है, क्यू में प्रेजेंट है कि इंग्लैंड में रॉयल बोटेनिकल गार्डन। फिर सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है हावड़ा में, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, एंड उसके बाद है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में प्रेजेंट है ना। तो ये तीन आपको याद रखने हैं। उसके बाद म्यूजियम की बात करते हैं, तो म्यूजियम तो कौन बच्चा नहीं गया हुआ, सब बच्चे गए हुए हैं। म्यूजियम में एक्चुअली क्या होता है, म्यूजियम में तो भैया बचपन में मम्मी पापा लेके जाते थे म्यूजियम में, है ना। वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट भी होते हैं, उनको क्या करा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, उनके स्पेसिमेंस होते हैं। जैसे कि अगर स्कूल में हम देखें तो लैबोरेटरीज में, बायोलॉजी लैब में कभी गए हो तो वहाँ पर क्या होता है, जार होते हैं, इसमें कुछ पानी भरा हुआ होता है, लिक्विड भरा होता है, नॉट पानी, कुछ लिक्विड भरा होता है। अगर किसी को पता उस जार में कौन सा लिक्विड भरा है तो कमेंट करके जरूर बताओ। उस जार में लिक्विड भरा होता है और एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक एनिमल है, उसको वहां पे प्रिजर्व करके रखना है, तो वो लिक्विड जो उसको मतलब बदबू नहीं आती उस लिक्विड में, उसको एनिमल, डेड एनिमल जो होता है उसकी बॉडी उसमें डाल के रखते हैं लिक्विड में, ताकि उसमें से बदबू ना आए, है ना। तो उसमें प्रिजर्व करके रखते हैं जार्स में, कंटेनर्स में। या फिर मान लो कोई प्लांट है उसको प्रिजर्व करके रखना है, तो उसको ड्राई करके उसके स्पेसिमेन रखे हुए होते हैं, है ना, बिल्कुल बंद करके उसको ड्राई करके उस प्लांट को रखा हुआ होता है। एनिमल्स को भी ड्राई करके हम रख सकते हैं। जैसे कि कोई बटरफ्लाई है तो मैं क्या करूंगी, उसको पहले तो मारूंगी, किल करूंगी बटरफ्लाई को, मार के, है ना, उसकी बॉडी को सुखाऊंगी, ड्राई करूंगी, ड्राई करके फिर उसको प्रिजर्व करके रखूंगी स्पेसिमेन को, उसको, है ना। इंसेक्ट्स जो होते हैं बच्चों, इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसको किल करके, ड्राई करके इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है कैसे, कलेक्ट करेंगे सबसे पहले तो उस इंसेक्ट को लेंगे, फिर उसको मारेंगे, मार के फिर हम उसको पिन कर देंगे, मार के हम इस बॉक्स के अंदर, इंसेक्ट बॉक्स में मार के उसको सुखा के, यहाँ पर जो है बच्चों, लेट्स सपोज कि ये एक बटरफ्लाई थी, है ना, वैसे मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है नहीं बट स्टिल एक बटरफ्लाई थी, इसको यहाँ पे सुखा के हमने एकदम पिन कर दिया, यहाँ पर पिन लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और जो बड़े एनिमल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े एनिमल्स, उनको क्या करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, उनको करते हैं बच्चों, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, तो उनके अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं और उनकी बॉडी के अंदर स्टफिंग कर देते हैं, कुछ फोम वोम भर देते हैं, स्टफिंग कर देते हैं और उसको स्पेसिमेन की तरह रख देते हैं हम, है ना। तो स्टफिंग कर सकते हैं हम उनकी और इंटरनल ऑर्गन्स निकाल सकते हैं। तो स्टफिंग करके लार्ज एनिमल्स को कर सकते हैं प्रिजर्व, और स्मॉल एनिमल्स को हम इस तरीके से ड्राई करके या फिर प्रिजर्व करके कंटेनर्स या जार्स में रख सकते हैं। और स्केलेटन्स भी रखे जाते हैं, एनिमल स्केलेटन। अगर आप बायोलॉजी लैब में जाओगे कभी ना, तो आपको अपनी लैब में भी दिख सकते हैं, एनिमल स्केलेटन भी पड़े हुए होते हैं, तो स्केलेटन भी हम रखते हैं। ज़ूलॉजिकल पार्क तो नाम से पता चल रहा है, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, जिंदा एनिमल्स, उनको रखा जाता है। जैसे टाइगर है ना, आपके ये कुछ भी, कोई भी एनिमल हो सकता है। हम उन एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को कैसे रखेंगे, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में, जहाँ ह्यूमन बींग्स होंगे उनकी केयर करेंगे। तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनको रखेंगे ताकि हमें उन्हें पता चल सके, हमें उनके बारे में, कि वो किस तरीके का फूड खाते हैं, किस तरीके के हैबिटेट में वो रहना पसंद करते हैं, क्या उनका बिहेवियर होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं ज़ूलॉजिकल पार्क में। अब लास्ट आता है बच्चों कीज। तो कीज जो होती है ना, आपको मान लो कोई प्लांट आपके पास में, आपको रिसर्च करनी है। अब कीज में पता है क्या होता है, आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये प्लांट है, मुझे आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना इसको। तो इस प्लांट की लीव्स को देखकर मुझे बोला जाएगा 2 टाइप की लीफ है,
कि अब ये बताओ इस प्लांट को, मैं तुम्हें कोई पिक्चर नहीं दिखा रही हूँ कि हर्बेरियम ले चलती हूँ, बोटेनिकल गार्डन ले चलती हूँ, मुझे तो बस ऐसे ही कर दो क्लासिफाई कैसे करूँ मैं। तो ये प्लांट है, तुम्हें ऑप्शन दिए जाएंगे, क्या इस प्लांट की ब्रॉड लीव्स है या फिर नैरो लीव्स है, तो मैं बोलूंगी नैरो लीव्स है। अच्छा, नैरो लीफ में भी किस तरीके की हैं, आगे और ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ये जो ऑप्शंस है आपको, ये ऑप्शंस ही कीज होती हैं, ताला होता है, अगले से अगले ताले की चाबी है, कीज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जैसे मैंने एक प्लांट के बारे में बताया, प्लांट के पास दो स्टेटमेंट दिए गए, पहला स्टेटमेंट ब्रॉड लीव्स है या फिर नैरो लीव्स है। तो ये दो स्टेटमेंट होते हैं बच्चों, इन दो स्टेटमेंट को मैं क्या बोलती हूँ, कपलेट बोलती हूँ, कपलेट, इन दो स्टेटमेंट को। तो इस कपलेट में मेरे पास दो ही स्टेटमेंट आए ना, एक तो था मेरे पास नैरो लीफ, इस प्लांट की या तो नैरो लीफ हो सकती है या तो क्या हो सकती है, ब्रॉड लीफ हो सकती है। तो मेरे पास कपलेट बन गया इन दोनों का। अब ये जो कपलेट बना है, इसमें से ये एक जो स्टेटमेंट होता है, इस एक को स्टेटमेंट को मैं क्या बोलती हूँ, लीड स्टेटमेंट। इसको भी मैं क्या बोलूंगी, लीड स्टेटमेंट। क्यों बोल रही हूँ लीड, क्योंकि मुझे आगे रास्ता दिखाएगा ना, लीड करेगा मुझे, है ना, ये मुझे लीड करेगा आगे के रास्ते के लिए, इसलिए मैं इसको लीड स्टेटमेंट बोलती हूँ। और इन दोनों को मिला के मैं कपलेट बोलती हूँ। याद रखना, कपलेट स्टेटमेंट हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये नैरो है तो ये ब्रॉड है ना, अपोजिट। तो कपलेट जो होते हैं हमेशा टू अपोजिट स्टेटमेंट होते हैं और हर एक स्टेटमेंट को हम लीड कहते हैं, समझ गए। तो ये होता है बच्चों कीज, ठीक है। ये देख पा रहे हो आप, बेल लाइक फ्लावर है, नैरो लीफ है तो उसमें कौन से टाइप के फ्लावर, बेल लाइक फ्लावर है या ट्रम्प लाइक फ्लावर है, फिर आगे सो ऑन चलते जाते हैं और फिर हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का बचता है बच्चों फ्लोरा क्या होता है। तो फ्लोरा मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर जगह, जैसे मान लो कि मेरे पास एक प्लांट है और मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं चाहती हूँ उस प्लांट को आइडेंटिफाई करना दिल्ली में, कि दिल्ली में कहाँ पे प्लांट है, कैसा है ना, उसका क्लासिफिकेशन चाहती हूँ। तो एक पर्टिकुलर दिल्ली के प्लांट को शो करेगा ये डिस्क्रिप्शन। ये फ्लोरा जो होता है ना, एक डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर ना तो तुम्हें प्लांट की फोटो दिखाई जाएगी, ना तो तुम्हारे पास में कोई सूखा हुआ प्लांट दिखाया जाएगा, जैसे हर्बेरियम में, बोटेनिकल गार्डन में दिखाते हैं। फ्लोरा में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि भाई ये प्लांट ऐसा है, वो वैसा है, जैसे बुक में नहीं लिखा होता डिस्क्रिप्शन, ये प्लांट का नाम ये है, वैसे वैसे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाता है, हैबिटेट क्या है, इसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दीजिएगा पर्टिकुलर एरिया का, और मुझे सारे प्लांट जो है दिल्ली के मेरे सामने आ जाएंगे और उसको बोलते हैं फ्लोरा बच्चों। तो दिल्ली यानी एक पर्टिकुलर एरिया, उस दिल्ली एरिया के मेरे पास सारे प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन है, दैट मीन्स कि वो फ्लोरा है। तो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में मेरे को सारा डिस्क्रिप्शन है, तो वो क्या है, फ्लोरा आता है। पर्टिकुलर एरिया के प्लांट का डिस्क्रिप्शन फ्लोरा कहलाता है। फिर मैनुअल्स की बात करें तो मैनुअल्स में हम स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्पीसीज भी एक पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज, तो उस पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज को हम मैनुअल्स कहते हैं बच्चों। स्पीसीज में कौन आ सकता है, प्लांट भी और एनिमल भी। तो मैनुअल में प्लांट और एनिमल दोनों इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन फ्लोरा में क्या होता है, सिर्फ प्लांट इंक्लूडेड होता है। कैसे याद रहेगा, फ्लोरा मतलब फ्लावर, ऐसे याद कर लो। फ्लोरा मतलब फ्लावर तो नहीं होता, बट स्टिल याद कर लो। तो फ्लावर किस में होते हैं, प्लांट में होते हैं, एनिमल्स में तो नहीं होते। तो फ्लोरा किसको कहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स को। ये हो गया। मोनोग्राफ की बात करें तो ये एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी एक टेक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। लेट्स सपोज कि मुझे किसी पर्टिकुलर किंगडम के बारे में जानना है। किंगडम क्या है, एक टेक्सॉन ही तो है। सारे ग्रुप्स को हमने क्या बोला था, हर ग्रुप को एक टेक्सॉन बोला था और सारे टेक्सॉन को मिला के टेक्सा बोला था ना। तो एक पर्टिकुलर टेक्सॉन, किंगडम टेक्सॉन के बारे में बात करूं तो ये क्या होता है, एक मोनोग्राफ है। इस किंगडम टेक्सॉन के बारे में मेरे को अगर जानकारी चाहिए तो वो मोनोग्राफ में मिलेगी, ठीक है। स्पीसीज के बारे में चाहिए, स्पीसीज भी क्या है, एक टेक्सॉन है। जीनस के बारे में, ऑर्डर, क्लास, इनके बारे में जानकारी चाहिए तो वो मोनोग्राफ में मिलेगी। कैटलॉग के बारे में बात करूं तो बच्चों कैटलॉग क्या होता है, ये जितनी भी स्पीसीज होती है ना उनको मेथडोलॉजिकली अरेंज करता है। कैसे, मान लो कि ए अल्फाबेट से जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं वो आपको शो कर देगा, कैटलॉग है ना। बी अल्फाबेट है तो कोई भी मेथड से आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा, वो होता है कैटलॉग, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं मेथडोलॉजिकली अरेंज्ड होते हैं यहाँ पे प्लांट और एनिमल स्पीसीज कोई भी। तो ए हो गया, बी अल्फाबेट से, सी अल्फाबेट से, डी अल्फाबेट से, इस तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है बच्चों हर्बेरियम शीट्स, और इनके ऊपर मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करती हूँ। आप मुझे फटाक से बस बता दीजिए। ये एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, देखो बच्चों इसमें क्या आंसर, ये आंसर क्यों हुआ। हर्बेरियम शीट पे जो लेबल होता है उस पर क्या इन्फॉर्मेशन नहीं कैरी होती। डेट ऑफ कलेक्शन होता है, डेट, प्लेस, उसका इंग्लिश नाम, लोकल नाम, जो बोटानिकल नाम होता है वो, और कलेक्ट करने वाले का नाम। तो नेम ऑफ कलेक्शन होता है,
डेट ऑफ कलेक्शन होता है, लोकल नाम होता है, हाइट कभी भी मेंशन नहीं होती। तो ये नीट में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। उसके बाद में देखो सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम के ऊपर। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। और आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर में सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर हो गई तो चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में। और इसी तरीके से हम बच्चों सेकंड चैप्टर भी जल्दी से शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए एंड आप जरूर डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू।